आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। कि मोदी ने कोई काम कार्यकाल के 9 साल हो गए, उन्होंने कोई भी काम इतना नहीं किया। सिर्फ महंगाई बढ़ने के अलावा उद्योगपतियों के वो नेता हैं, वो गरीबों के या आम पब्लिक के नेता नहीं हैं। वो सिर्फ भाषण देने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। एक कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। महाराष्ट्र में पिछले 5 सालों से सियासी उठापटक लगातार जारी है। 2019 के चुनाव के वक्त महाविकास आघाड़ी, जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी। उद्धव ठाकरे उस वक्त शिवसेना की तरफ से मुख्यमंत्री बनाए गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद ही एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को बाय बोल दिया और वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए। 38 विधायकों के समर्थन के साथ एकनाथ शिंदे बीजेपी में शामिल हुए। लेकिन हाल ही में जून में ही एनसीपी के शरद पवार के भतीजे अजीत पवार भी 10 विधायकों के साथ महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए हैं। अब महाराष्ट्र में शरद पवार को बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री का ऑफर दिया गया है। तो इसी पर जानने की कोशिश करेंगे कि देश के लोग इस सियासी खेल को क्या समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार चल रही है। शरद पवार को केंद्रीय मंत्री का ऑफर दिया गया बीजेपी की तरफ से, क्या समझते हैं? मेरा तो ये कहना है कि शरद पवार जी को अगर उनको ऑफ़र दिया गया है और वो कुछ काम करते हैं, अगर उन्होंने पहले काम किया है और जनता उनसे संतुष्ट है, तो उनको सीट देनी चाहिए। अगर वो उस काम से संतुष्ट नहीं है तो उनको सीट नहीं मिलनी चाहिए उनको। तो मेरे बात तो यही कहना है उनसे। इंडिया गठबंधन बना है हाँ जी, विपक्षी पार्टियों का, जी, जी। तो उसमें शरद पवार की एनसीपी पार्टी भी शामिल है। जी, तो जी। ऐसे में क्या ये तोड़फोड़ की राजनीति की जा रही है? हाँ जी, ये तोड़-फोड़ की राजनीति की जा रही है इसमें। और इसमें यह है कि वही उन्हीं लोगों को चुना जाए जो कि पिछले उनकी बैकग्राउंड देखी जाएगी, वो क्या काम किया है उन्होंने अपनी जब टाइम पे वो सीट पे थे। अब ये गठबंधन की आईएनडीए की जो उन्होंने आपसी जो गुटबंधन बनाया है, उसमें जो लोग हैं उनको छाँट के बीच में जो काम करना जानते हैं, ये जिन्होंने काम किया है, जिनसे पब्लिक संतुष्ट है, उन्हीं को ही सीट पे लाया जाए। हाँ जी। विरोधी को केंद्रीय मंत्री पद बीजेपी की तरफ से ऑफर करना क्या सियासी राजनीति में कोई फर्क डाल देगा? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल डालेगा, क्योंकि बीजेपी जो उन्हीं पर लोगों को सीट पे बुलाती है। पहले तो उन पे जिन पे करप्ट के केस चल रहे होते हैं या उनको कहा जाता है कि इन पे बहुत केस चल रहे हैं, ये करप्ट हैं, ये सियासी करने के लायक नहीं है। लेकिन जब वही पार्टी या वही मेंबर जो है बीजेपी में शामिल हो जाता है, तो उसके ऊपर जितने भी केस चल रहे होते हैं या जिन पे जितने भी करप्ट केस चल रहे होते हैं, जहाँ उनके लोगों की उनकी जो क्लियरेंस उसको चिट दी जाती है, चाहे उन पे कितने भी केस चल रहे हों पहले। और जब वो अपोजिशन की पार्टी में होते हैं, तो उनके ऊपर उन पे केस चलाए जाते हैं या उनकी कितनी भी खामियां गिनाई जाती हैं। लेकिन जब वही पार्टी विपक्ष की उनके बीजेपी की पार्टी में आ जाती है, तो उनके ऊपर जितने भी केस चल रहे होते हैं वो सब माफ़ कर देते हैं और क्लीन चिट करके उनको एमपी में सीट दी जाती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सरकारी एजेंसियों का क्या दुरुपयोग किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ? बिल्कुल, बिल्कुल किया जा रहा है विपक्ष के खिलाफ, उनके खिलाफ। जिस तरीके से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स की बात करें, एकनाथ शिंदे भी शिवसेना से अलग हो चुके हैं, अजीत पवार एनसीपी से अलग हो चुके हैं। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र में जो विकास की जो गाथा है, एक जो स्पीड थी, वो कम हो गई है? बिल्कुल, बिल्कुल वो कम हो गई है काफ़ी पहले से। हाँ जी। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को किस तरीके से देखते हैं? प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कोई कार्यकाल के 9 साल हो गए, उन्होंने कोई भी काम इतना नहीं किया। सिर्फ महंगाई बढ़ने के अलावा और बेरोज़गारी बढ़ने के अलावा, इसके अलावा कोई भी काम नहीं किया गया है। पहले उनके भाषण में भाइयों और बहनों होता था, जबकि उन्होंने भी 15 अगस्त पे जो भाषण दिया है, तो उन्होंने परिवारजन को संबोधित किया है। उनके 90 मिनट के भाषण में उन्होंने 25 बार जो परिवारजन बोला गया है। और उनके जो चेहरे पे थी जो दिखावा दिख रहा था, जो कि वो इलेक्शन में मेरे ख्याल से नहीं कि अगली बार वो सीट पे आ पाएंगे वो भी, या प्रधानमंत्री बन पाएंगे वो। अच्छा, उन्होंने तो दावा किया है कि मैं तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। जी, जी, उनके दावा करने से कहने इससे कुछ नहीं होगा। जो पब्लिक उनका काम देखती है, बेरोज़गारी पे देख के, महंगाई पे देख के, जो उन्होंने काम किए हैं वो 9 सालों में पब्लिक को पता है कि वो उन्होंने इतना कुछ काम नहीं किया। जो भी काम करते हैं, वो जो उद्योगपति हैं, अंडानी, अंबानी हुए, जो मालिया हुए, उनके लिए वो उद्योगपतियों के वो नेता हैं, वो गरीबों के या आम पब्लिक के नेता नहीं हैं। वो सिर्फ बातें के मुद्दा उठाते हैं। उन्होंने मणिपुर में जो भी कितने केस
संघर्ष हुआ वो चाहते तो उसको रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने उस बात पे कोई भाषण में भी कोई 2-4 बातें बोल के उन्होंने कहा कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है। लेकिन उन्होंने कभी भी महंगाई के ऊपर या बेरोज़गारी के ऊपर कोई बात नहीं, टिप्पणी नहीं कही कि उन्होंने कोई बात नहीं क्लियर करी कोई भी हो। तो जनता सब समझती है कि उन्होंने जो कुछ 9 सालों में काम किया है सिर्फ भाषण देने के लिए और लोगों को बेवकूफ़ बनाने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मैं चाहता हूँ कि अब चेंज होना चाहिए, एक कांग्रेस को भी मौका देना चाहिए ताकि कुछ वो शायद वो, जैसे राहुल गांधी अभी पीछे रामेश्वर सब्जी मंडी में गए थे, उनके लिए वो गए, और फिर शकूर बस्ती में गए पता करने के लिए। ऐसे वो घूम घूम के पब्लिक के साथ उन्होंने जब ये कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक पैदल पथ यात्रा की थी तो उन्होंने हर आदमी से, नागरिक से, हर आदमी से जुड़ने की कोशिश की थी, उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की थी। और मोदी जब भी जाते हैं वो उद्योगपतियों के पास ही जाते हैं, वो कभी आम पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं। वो सिर्फ तभी दिखते हैं जब वो मन की बात करनी होती है, या उन्होंने जब कोई ना कोई उन्होंने अपना मुद्दा रखना होता है, जब उनको लगता है कि इलेक्शन है या पब्लिक के बीच में मुझे आना है। इस बार 15 अगस्त पे उनका वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखा जो हर बार 26 जनवरी या 15 अगस्त को उनको कॉन्फिडेंस उनका भाषण में दिखाई देता था। 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आना, 2 करोड़ रोजगार देना, अच्छे दिनों की गारंटी देना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, क्या इन वादों पर प्रधानमंत्री फेल हो चुके हैं? बिल्कुल बिल्कुल फेल हो चुके हैं। जैसे उन्होंने भाषण में बोला कि भाई कि दीदियों को लखपति बनाया जाएगा, उन्होंने भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म हुआ? अभी केजरीवाल सरकार देख लीजिए या बीजेपी की सरकार देख लीजिए, उन्होंने कहा था महंगाई कम कर देंगे, महंगाई कहाँ कम हुई? भ्रष्टाचार कहाँ ख़त्म हुआ? रोज़गार कहाँ पे है? आम पब्लिक के लिए तो कोई भी कुछ नहीं है, वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए हैं। आम पब्लिक की समस्याएं तो वहीं की वहीं बल्कि बढ़ गई। महंगाई पहले से कई गुना ज़्यादा बढ़ गई है। आज हर आदमी बेरोज़गार है, किसी के पास काम नहीं है, और जो है आम पब्लिक के पास रहने के लिए छत नहीं है। किराए भी इतने महंगे हैं कि दिल्ली में किराया निकालना मुश्किल हो जाता है। कोविड के बाद तो और महंगाई बढ़ गई, जबकि मोदी जी को सोचना चाहिए था कि कोविड के बाद पब्लिक कितनी परेशानियों से निकली है, उनकी सुविधा, उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कभी भी इस मुद्दे के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर कभी उनके खिलाफ बात नहीं करी। ना भ्रष्टाचार ख़त्म हुआ, ना महंगाई ख़त्म हुई, ना बेरोज़गारी ख़त्म हुई। वो सिर्फ भाषण देना जानते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। क्योंकि वो जब रामलीला होती थी पहले भी वो मंच के ऊपर भाषण ही देते थे। वो भाषण देने में ही परफेक्ट हैं, और उन्होंने हमेशा वो जब भी स्टेज पे आते हैं भाषण लिखा आता है और वो वही भाषण देते हैं जो भाषण लिखवा के आते हैं। मेरा आखिरी सवाल, विपक्ष की तरफ से 2024 के चुनाव में किसको पीएम का चेहरा बनाना चाहिए? मेरे ख्याल से तो राहुल गांधी जी को आना चाहिए, प्रियंका गांधी जी को आना चाहिए। वैसे राहुल गांधी आए तो अच्छी बात है, युवा नेता हैं, वो युवा की समस्या को समझ सकेंगे, बेरोज़गारी को ख़त्म कर सकेंगे। गरीबी, जैसे गरीबों के साथ वो आते हैं, उनसे मिलते हैं, तो उनकी समस्याओं को हल कर सकेंगे। मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी को आना चाहिए अब। यह है देश के नागरिक जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछले 9 सालों का कार्यकाल जो है वो धूमिल रहा है। उन्होंने जनता से जो किए वादे थे उन पे खरा उतरने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। आप देखते रहिए सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।